हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सबका स्वागत है डॉक्टर शंकर वेद वर्चुअल क्लासेस में। आज हम लोग डिस्कस करेंगे पॉइजनिंग के केसेस के। बरसात के दिनों में पॉइजनिंग के केसेस भी आजकल बहुत मिलते हैं क्योंकि कीटनाशक का किसान बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। तो गलती से अगर कोई कीटनाशक चारे में मिल जाता है या जिन चारों के ऊपर कीटनाशक छिड़के हुए हैं उसको जानवर खा लेता है, तो उसमें किस तरह के सिम्टम्स आएंगे और किस तरह से आप पहचान पाएंगे और फिर उसका क्या इलाज करेंगे, इसकी चर्चा इस वीडियो के माध्यम से हम लोग करेंगे। रिसेंटली मेरे पास 3 भैंसें आई थी, जिसमें एक प्रेग्नेंट थी, एक नॉन प्रेग्नेंट थी और एक उसका बच्चा था। और तीनों ने गलती से पॉइजन खा लिया था क्योंकि उसके भूसे में वो मिल गया था। और उसके बाद उसमें जो आप यहाँ देख पा रहे हैं कि जो सिम्टम्स आ रहे हैं यहाँ पे, वो टिपिकल सिम्टम था ऑर्गेनोफॉस्फोरस पॉइजनिंग का। आजकल मिक्स टाइप के इंसेक्टिसाइड्स आते हैं, कीटनाशक आते हैं, जिसमें ऑर्गेनोफॉस्फोरस के साथ साथ पैरेथ्रोइड भी मिला हुआ था। तो जनरली पैरेथ्रोइड का कोई एक्चुअल एंटीडोट नहीं है, लेकिन ऑर्गेनोफॉस्फेट्स जो होते हैं उनका एंटीडोट आप ले सकते हैं। ऑर्गेनोफॉस्फेट्स के लिए स्पेसिफिक एंटीडोट भी लिया जा सकता है या जनरल एंटीडोट का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैं बता दूं कि ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग होगा तो उसमें क्या होगा और किस तरह से आप पहचान पाएंगे, ये इम्पॉर्टेंट है। तो ऑर्गेनोफॉस्फोरस पॉइजनिंग जब भी रहता है जानवरों में, तो पहला जो सिम्टम आता है उसमें सलाइवेशन होता है, हाइपर सलाइवेशन होता है, यानी कि उसकी लार जो है वो गिरनी शुरू हो जाती है। एकाएक होता है, सडन होता है, यानी कि चारा जैसे खाया और फिर उसके बाद लार गिराने लगा, तो आपको सस्पेक्ट करना चाहिए कि यहाँ पे पॉइजनिंग हो सकती है। तो ये जो ऑर्गेनोफॉस्फेट्स होते हैं, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, क्लोरपायरीफॉस हो गया है या प्रोफेनफॉस हो गया, इस तरह के जो इंसेक्टिसाइड्स हैं जो ऑर्गेनोफॉस्फेरस ग्रुप में आते हैं, उनका अगर किसी तरह से इंजेक्शन हो जाए, उसको अगर जानवर खा ले, तो उसमें सिम्टम आपको 2 तरह के मिल सकते हैं। अगर डिटेल में बात किया जाए तो साइंटिफिकली इसे मस्करिनिक इफेक्ट और निकोटिनिक इफेक्ट कहते हैं। तो मस्करिनिक इफेक्ट मतलब कि मस्करिनिक रिसेप्टर पे जो ऑर्गेनोफॉस्फेट के एक्शन होते हैं उसको कहा जाता है। दूसरा निकोटिनिक रिसेप्टर्स पे मसल के जो इफेक्ट होते हैं उसे निकोटिनिक इफेक्ट कहा जाता है। तो दोनों इफेक्ट एक साथ आते हैं। तो पहला सिम्टम आपको क्या आएगा कि मैं सिंपल भाषा में कहूँ तो उसमें आपको हाइपर सलाइवेशन मिलेगा। हाइपर सलाइवेशन के साथ साथ आप देखेंगे तो मस्करिनिक इफेक्ट में आप फ्रीक्वेंट यूरिनेशन होगा, यानी कि वो बार बार पेशाब कर रही होगी और ड्रिबल कर रही होगी। तीसरा सिम्टम आपको उसमें डायरिया देखने को मिल सकता है। ये सारे मस्करिनिक इफेक्ट हैं ऑर्गेनोफॉस्फेट के। निकोटिनिक इफेक्ट में अगर आप देखेंगे तो उसमें मसल में कंट्रैक्शन होता है, ऐसे लगता है कि जैसे उसकी मसल के अंदर ट्विचिंग हो रही है, कंपन हो रही है, या वो मसल फैसिकुलेशन हो रहा है। तो मसल फैसिकुलेशन, हाइपर सलाइवेशन दोनों साथ में है, तो इसका मतलब है कि उसने बहुत ज़्यादा जहर खाया है, वहाँ पे निकोटिनिक इफेक्ट भी आ रहे हैं। उस जानवर में आपको पेट में दर्द भी देखने को मिल सकता है, कोलिक के सिम्टम मिल सकते हैं, उठने बैठने लगता है। साथ ही साथ अगर आप देखेंगे तो जब और ज़्यादा अगर इफेक्ट आएगा तो न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स जैसे कि हाइपर एक्साइटेशन या उसमें ग्रंटिंग साउंड या और ज़्यादा इफेक्ट आएगा तो वहाँ पे मिर्गी के दौरे आने लग जाते हैं। तो काफ़ी लोग ये जानना चाहते हैं कि अगर मिर्गी के दौरे आते हैं तो इस तरह के सिम्टम भी आते हैं दूसरी चीज़ों में और पॉइजनिंग में भी, तो कैसे हम डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो मैं आपको बता दूं कि जब भी ऑर्गेनोफॉस्फोरस पॉइजनिंग होगा तो उसमें पहले सलाइवेशन शुरू होता है और कुछ देर के बाद मिर्गी के दौरे आते हैं। जबकि मिर्गी के दौरे डायरेक्टली आते हैं तो मिर्गी के दौरे के साथ साथ हाइपर सलाइवेशन होता है और फ्रोदीनेस होता है, वो आपको डिफरेंशियल करना चाहिए। इसमें जो ऑर्गेनोफॉस्फोरस पॉइजनिंग का टिपिकल डायग्नोस्टिक है वो आपको आई को देख करके किया जाता है, यानी कि आंखों को देख करके आप बता सकते हैं और आप सस्पेक्ट कर सकते हैं कि इसमें ऑर्गेनोफॉस्फोरस पॉइजनिंग है। तो ऑर्गेनोफॉस्फोरस पॉइजनिंग जब भी रहेगा तो पहला चीज़ होगा कि वहाँ सलाइवेशन होगा। अगर कोई जानवर हाइपर एक्साइटेड है या बार बार यूरिन कर रहा है तो आप उसकी आई की पुतलियाँ देखेंगे। तो जैसे हम लोगों की आई है या जो भी दूसरे जानवर होते हैं, डॉग्स एंड कैट्स होते हैं, इनकी आई जो होती है सर्कुलर, उसकी पुतली जो होती है जिसे पिपल कहते हैं वो सर्कुलर होती है। जबकि बड़े जानवरों की आई जो होती है उसकी पिपल जो होती है वो एलिप्टिकल होती है। तो जब ऑर्गेनोफॉस्फोरस पॉइजनिंग होगा तो आंखों की पुतलियाँ सिकुड़ जाती हैं। सिकुड़ने का मतलब जैसे आप धूप में जाते हैं तो आपकी पुतलियाँ सिकुड़ करके छोटी हो जाती हैं, तो उस तरह से उसमें आपको कंस्ट्रिक्टेड पिपल दिखेगा
तो वो इंडिकेट करता है कि यहाँ पे ऑर्गेनोफॉस्फोरस पॉइजनिंग है, साथ में अगर सलाइवेशन हो रहा है तो ये टिपिकल होता है। और अगर आप लोग बड़े जानवरों में देखेंगे तो वहाँ स्लिट की तरह बन जाता है, मतलब कि वो दब करके पतला हो जाता है। अगर जैसे धूप में कोई जानवर जाएगा तो उसकी जो पिपिल है वो स्लिट की तरह कंस्ट्रिक्ट हो जाएगी। तो पिपिलरी कंस्ट्रिक्शन हो, साथ में हाइपर सलाइवेशन हो, तो आपको वहाँ पे अगर हिस्ट्री एक किसान दे रहा है कि पॉसिबल है कि वहाँ पे उसने कीटनाशक का छिड़काव किया है, तो आपको ऑर्गेनोफॉस्फोरस के लिए वहाँ पे सस्पेक्ट करना चाहिए। इन तीनों को देखिए, इन तीनों में भी आप देखेंगे कि न्यूरोलॉजिकल एक्साइटमेंट है, हाइपर सलाइवेशन है, और इसमें आप रिस्पिरेटरी डिस्ट्रेस भी देख सकते हैं, क्योंकि कुछ केसेस में आपको वहाँ पे ब्रोंकोकंस्ट्रिक्शन मिलता है। तो इस तरह के अगर आप सिम्टम पाते हैं तो उसको आपको ऑर्गेनोफॉस्फोरस पॉइजनिंग के लिए सस्पेक्ट करना चाहिए। कार्बामेट पॉइजनिंग में भी इसी तरह के सिम्टम्स आते हैं। तो ऑर्गेनोफॉस्फोरस पॉइजनिंग अगर आपको मिल रहा है तो उसको मैनेज क्या करना है, ये इंपॉर्टेंट है। तो ऑर्गेनोफॉस्फोरस पॉइजनिंग को मैनेज करने के लिए पहला काम है कि आपको जो भी सोर्स है जहाँ से उसको वो आ रहा है, यानी कि जहाँ भी कंटामिनेशन है फीड फोडर में, उसको पहले तो रोक देना है। वो बिल्कुल चारा नहीं देना है जिसमें कि कीटनाशक का छिड़काव किया गया है, तो प्रिवेंट करना है उसे। दूसरा काम है आपको एंटीडोट देना है। तो एंटीडोट में अगर देखा जाए तो ऑर्गेनोफॉस्फेट के लिए जो जनरल एंटीडोट है या एट्रोपिन सल्फेट, तो एट्रोपिन सल्फेट आप यहाँ पे ले सकते हैं। एट्रोपिन सल्फेट को फर्स्ट सिलेक्ट किया जाता है। इसका डोज इंपॉर्टेंट है। कैटल एंड बाफलो में आप इसका 0.1 से लेकर के 0.2 mg इंट्रावेनस के रूट से आप देंगे। 1/3 डोज इसमें इंट्रावेनस दिया जाता है और बाकी का 2/3 जो है उसको सबक्यूटेनियस आप देंगे तो फायदा ज़्यादा मिलता है। यानी कि 0.1 mg से 0.2 mg पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से टोटल डोज लेना है, उसका 1/3 आपको इंट्रावेनस देना है और बाकी का जो रिमेनिंग है उसको सबकट लगाना है। तो अगर कैलकुलेट करें सिंपल भाषा में कि आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि आखिर मुझे देना कितना है, तो अगर आप देखेंगे तो जो एट्रोपिन सल्फेट मार्केट में अवेलेबल है उसमें 1 ml में 1 mg होता है। कहने का मतलब 10 किलो वजन के लिए आप 1 ml दे सकते हैं। यानी कि टोटल अगर 400 किलो की गाय या भैंस है तो वहाँ पे आपको 40 से 80 mg देना होगा। यानी कि आप 40 से 80 ml आपको देना होगा। 40 से 80 ml अगर आप देना चाहते हैं तो, लेकिन वो डिसाइड करना होता है कि मुझे एग्जैक्ट डोज कितना देना है। यहाँ इस केस में अगर सिम्टम बहुत ज़्यादा नहीं है, सीवियरिटी कम है, तो आप लोअर डोज पे भी जा सकते हैं। यहाँ पे मैंने सिर्फ इन्हें 10 mg दिया था, यानी कि 10 ml एट्रोपिन लगाया था और ये केस जो है वो मैनेज हो गया था। आप देख सकते हैं यहाँ पे कि सारे के सारे नॉर्मल हो गए हैं, इनका सलाइवेशन बंद हो गया है और ये नॉर्मल बिहेव कर रहे हैं। तो एट्रोपिन सल्फेट आप दे सकते हैं। अगर पॉइजनिंग कंफर्म है, आपके पास ये क्लियर डाटा है कि इसमें ऑर्गेनोफॉस्फोरस पॉइजनिंग हुई है और वो 24 से 48 घंटे से पहले ही आपके प्रेजेंट किया गया है, तो वहाँ पे आपका जो इसका ट्रू एंटीडोट होता है, जिसे 2 पाम कहते हैं, उसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। यानी प्रालिडॉक्सिन जो आता है उसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। कई नाम से ये एंटीडोट अवेलेबल है मार्केट में, लेकिन ये कॉस्टली भी होता है। तो आपको ध्यान देना होगा कि अगर आपका एट्रोपिन से मैनेज नहीं हो रहा है तो वहाँ पे आप 2 पाम का इस्तेमाल कर सकते हैं। 2 पाम का डोज रेट जो है वो 20 से 25 mg पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से दिया जाता है। इसको आपको नॉर्मल सलाइन में मिक्स करके स्लो इंट्रावेनस दिया जाता है। 15 से 20 मिनट लगना चाहिए। उसके बाद जो एनिमल है वो काफ़ी स्टेबलाइज होता जाता है। लेकिन अगर पॉइजनिंग की हिस्ट्री ये है कि 48 घंटे से ज़्यादा हो गया है, वहाँ पे आप कभी भी 2 पाम का इस्तेमाल नहीं करेंगे। ये कॉमनली अवेलेबल नहीं होता है, तो ह्यूमन के लिए ये आता है, वेटनरी में आपको नहीं मिलेगा। तो अगर आपको लगता है कि आपके पास कंफर्म ऑर्गेनोफॉस्फोरस पॉइजनिंग का केस है तो वहाँ पे आप 2 पाम का इस्तेमाल करें, साथ में आप एट्रोपिन का इस्तेमाल करें, तो इमीडिएट उस एनिमल को रिलीफ मिल जाता है। बाकी आपको क्या करना है कि फर्दर एब्जॉर्प्शन को उसको रोकना है, यानी कि जो पॉइजन उसने खाया है उसके रूमेन से उसको एब्जॉर्ब होने से रोकना है। तो दूसरा काम आप ये करेंगे कि एक्टिवेटेड चारकोल उसको पिलाएंगे। तो एक्टिवेटेड चारकोल का जो डोज है वो 1 ग्राम पर केजी बॉडी वेट होता है। कहने का मतलब 400 किलो की गाय या भैंस है तो 400 ग्राम आप उसको स्लरी बना लेंगे, यानी कि पानी में मिक्स करके घोल बना लेते हैं 400 ग्राम एक्टिवेटेड चारकोल को, और फिर उसको पिलाते हैं।
या आप डायरेक्टली इंट्राल्यूमिनल भी डाल सकते हैं। आजकल मार्केट में एक्टिवेटेड चारकोल के सिरप भी अवेलेबल हैं, तो उसका भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं। अगर एक्टिवेटेड चारकोल का आपके पास पाउडर है तो पाउडर का आप घोल बना लीजिए पानी में मिक्स करके 500 ml में, फिर उसको डायरेक्टली आप इंट्राल्यूमिनल डाल दीजिए, तो उससे एनिमल को काफ़ी राहत मिलेगा। तीसरा काम क्या कर रहा है कि आपको जो टॉक्सिन चला गया है शरीर के अंदर उसको फ्लश आउट करना है। तो फ्लश आउट करने के लिए क्या करना है कि आप फ्लूइड थेरेपी कीजिए जिससे उसका डायूरेसिस बढ़ जाए। तो आप यहाँ पे नॉर्मल सलाइन ले सकते हैं। नॉर्मल सलाइन 3 से 5 लीटर 10 लीटर तक आप ले सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन की कंडीशन क्या है। तो नॉर्मल सलाइन का आप इस्तेमाल करेंगे तो यूरिन आउटपुट बढ़ेगा और जो बॉडी के अंदर का जो टॉक्सिन है वो फ्लश आउट होगा। बॉडी के अंदर जो पॉइजन है वो किडनी से बाहर निकलेगा, फ्लश आउट होगा, तो वहाँ पे हेल्पफुल हो जाता है। कुछ केसेस में जब मिर्गी के दौरे आने लग जाते हैं वहाँ पे आपको मिर्गी के दौरे को कंट्रोल करने के लिए डायज़ेपाम का इस्तेमाल करना पड़ेगा। डायज़ेपाम आप इंट्रावेनस दे सकते हैं, वो इमीडिएटली कंट्रोल करता है। तो मिर्गी के दौरे अगर आए तो उसको कंट्रोल करने के लिए आपको डायज़ेपाम में इस्तेमाल करना चाहिए। इसी तरह से न्यूरोलॉजिकल जो एक्साइटमेंट होता है, न्यूरोलॉजिकल फायरिंग होती है, उसको कंट्रोल करने के लिए और नर्व को फिर से नॉर्मल करने के लिए आप न्यूरोटॉनिक्स का भी साथ में इस्तेमाल कर सकते हैं। जब क्रोनिक उसके कंसिक्वेंसेस ना हो, एक्चुअली जब एक बार पॉइजन खा लेता है जानवर तो वहाँ पे उसके लीवर को काफ़ी वो डैमेज करता है, क्योंकि लीवर में भी सारे डिटॉक्सिफिकेशन चलता है और पॉइजन जो डिटॉक्सिफाई होना है वो लीवर से ही होना है। तो लीवर सेल पे इसका काफ़ी असर होता है, तो हेपेटिक इम्पेयरमेंट होता है। तो कोई भी आप क्रोनिक 4 से 6 या 10 दिन के लिए लीवर टॉनिक दे सकते हैं। मार्केट में कई तरह के लीवर टॉनिक अवेलेबल हैं, जो बेहतर आपको लगे, जो अच्छी कंपनी की लिवर टॉनिक हो उसका आप इस्तेमाल करेंगे। तो इस तरह से अगर आप अप्रोच लेंगे तो आपका ओपी पॉइजनिंग जिसे कहते हैं या इंसेक्टिसाइड पॉइजनिंग कहते हैं उसका केस मैनेज हो जाएगा। तो इसी तरह से आप लोग मेरे साथ जुड़े रहिए। मुझे लगता है कि ये वीडियो आप लोगों को क्रिटिकल केसेस जो पॉइजनिंग के होते हैं, खास करके कीटनाशक दवाओं से पॉइजनिंग होती है, उसको मैनेज करने में ज़रूर मदद मिलेगा। मैं आप लोगों के लिए ऑनलाइन डिस्कशन करता हूँ अपने स्पेशल मेंबर्स के लिए यूट्यूब पे, तो आप मेरे मेंबरशिप को भी ले सकते हैं। आप चाहें तो 159 वाला मेंबरशिप ले लीजिए। वहाँ पे आपके लिए टिपिकल डिस्कशन मैं करता हूँ, हर चीज़ को अलग अलग तरह से करता हूँ ताकि आपकी प्रैक्टिस फील्ड की इम्प्रूव हो सके। अगर आप वो नहीं ले सकते हैं तो आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। इस तरह के आपके वीडियो हमेशा मिलते रहेंगे ताकि आपका एजुकेशन वेटनरी प्रैक्टिस का जो है वो हमेशा इम्प्रूव होता रहे और आप लोग जानवरों की जान बचाते रहें। कई लोगों ने मुझे रिपोर्ट किया है कि उनकी प्रैक्टिस इम्प्रूव हो गई है, और इम्प्रूव हो गई है यानी कि वो जानवरों के बेहतर से बेहतर इलाज दे रहे हैं। तो मेरे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस प्रैक्टिस को आप लोग इम्प्रूव कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर से बेहतर तरीके से जानवरों की जान बचाइए और उनका इलाज कीजिए। जो भी बीमार हैं उनको सही इलाज मिलना चाहिए और सही आप इलाज देंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।